Good morning, students. Today I will teach you uh, Unit 5th Factors Affecting Motor Development. Heredity play an important role for the motor development of children. Every environment is also vital during during the year of motor development. And the following are the factors affecting motor development. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मोटर डेवलपमेंट में, आज वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहला है कि हेरिडिटी प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। हेरिडिटी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटर डेवलपमेंट में। जैसे कि माता पिता जो है हमारे उनसे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, बच्चे को काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हाइट, हेल्थ, मसल्स, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, कलर, फेस, ये सारी चीज़ें, हैबिट्स, ये सारी चीज़ें हमारी मदर फादर से मिलती हैं, जिससे जो हेरिडिटी अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट। देन इन्वायरमेंट, सेकंड क्या है कि इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे मोटर डेवलपमेंट में पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उस प्रकार का हमारी हेरिडिटी के ऊपर हमारे जो है मोटर डेवलपमेंट पे उसका इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट क्या आता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, द मोटर डेवलपमेंट largely depends on the genetic factors। ये क्या है कि जेनेटिक फैक्टर्स है एंड में attributes like height, body weight, muscles, मसल्स मास एक्सेट्रा। मतलब जो हाइट है, बॉडी वेट है, मसल्स का शेप है, जो ये सारी चीज़ें हमारी जो पहले जैसे मैंने बताया कि हेरिडिटी से ही हमें मिलता है। एंड उसके बाद दूसरा आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या है, चिल्ड्रन आर सराउंडेड बाय होम एंड स्कूल इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन क्या है, कहाँ रहता है, सराउंडेड बाय होम और स्कूल इन्वायरमेंट। स्कूल में और घर के आसपास का जो भी वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो उसको अफेक्ट करता है। द इन्वायरमेंट एंड सपोर्टिव एटीट्यूड में इम्प्रूव द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। वो क्या है कि उसका जो एटीट्यूड है वो में भी इम्प्रूव करता है उसके इन्वायरमेंट पे। जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है वैसा उसका एटीट्यूड जो है वो डेवलप करता है। अब सेकंड आता है फिज़िकल एक्टिविटीज़। फिज़िकल एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे मोटर डेवलपमेंट में पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू एज, जिस हिसाब से बच्चा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा मोटर डेवलपमेंट उतनी ही तेज़ी से डेवलप करता है। फिर आता है तीसरा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का हमारी जो है हमारे बॉडी पे मोटर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम न्यूट्रिशन की प्रॉपर नॉलेज रखते हैं एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन हम बच्चे को देते हैं या बच्चा लेता है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से होगा और प्रॉपर डेवलपमेंट होगा उसका। जो मोटर डेवलपमेंट है प्रॉपर तरीके से उसका होगा, अच्छी वो फिज़िक पाएगा, अच्छी वो पर्सनालिटी डेवलप करेगा। नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मोटर डेवलपमेंट में। जैसे जितनी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को मिलती है वो पार्टिसिपेट करता है, जगह जगह डिबेट देता है, स्पीच देता है, गेम्स को खेलने जाता है, तो उसके अंदर क्या है, एक विल पावर डेवलप होता और एक तरीके का उसके अंदर एक शार्पनेस आती है और वो मोटर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हेल्प करता है। फिर प्रॉपर स्लीप,
इसका ये है कि जब बच्चा सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद जब वो प्रॉपर स्लिप लेता है तो उसकी बॉडी जो है नेक्स्ट डे के लिए दोबारा रिकवर हो जाती है और वो अच्छे से अपने बॉडी को अच्छे से रिलैक्स फील करता है एंड नेक्स्ट डे के लिए वो तैयार हो जाता है, जिससे कि मोटर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से उसका होता है। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं आपके फैक्टर्स जो है ये मोटर डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। ये क्या हमारे बॉडी के अंदर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आर रिलेटेड टू द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये क्या है, कॉमन जो डिफॉर्मिटीज़ आती है वो हमारे जो स्केलेटन है, बोनी स्ट्रक्चर है जो हमारा स्केलेटन है उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ आती हैं। बोन्स जो है वो आड़ी तिरछी हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, जिससे हमारी टोटल पर्सनालिटीज़ जो है उसमें अफेक्ट आता है, उसमें उसका शेप बिगड़ जाता है। Such deformities of the human body may be acquired or congenital। इसमें क्या है कि such deformities of the human body may be एक्वायर्ड और कॉन्गनेटल। मतलब ये जो डिफॉर्मिटीज़ होती है उनकी वो कॉन्गनेटल होती है, एक्वायर्ड करती है और आर कॉन्गनेटल। द रीज़न मे बी एक्साइट इंडिकेट डाइट। ये क्या होता है कि इसके डाइट पे भी अफेक्ट करता है, जिससे ये हमारी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। तो पहली डिफॉर्मिटीज़ क्या होती है, नॉकनी। नॉकनी कैसी डिफॉर्मिटीज़ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नॉकनी वो डिफॉर्मिटीज़ है जो अर्ली एज में अगर बच्चे को हम चलाते हैं या बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता है या चलने में उसको ध्यान हम नहीं देते हैं, तो क्या होता है उसकी जो नी है वो नी कम्स इनसाइड की तरफ आ जाते हैं और दोनों नी जो है आपस में टकराते हैं। तो ये क्या है, द नॉक नी इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड genu and valges, which means knee between inward। मतलब इसका मतलब होता है जो घुटने हैं वो अंदर की तरफ एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, तो उसको कहते हैं नॉकनी। और इसमें क्या है कि एंकल जो है आउटवर्ड की साइड हो जाता है एंड पैर की जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके लिए जो चिल्ड्रन है वो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, लाइक रनिंग एंड जिगजैग मूवमेंट्स। उसके ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाते हैं, वो रनिंग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके घुटने आपस में टकराते हैं। दैट इज़ कॉल्ड नॉकनी प्रॉब्लम। ये इसको नॉकनी डिफॉर्मिटी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्लैट फुट। इट्स ए वेरी कॉमन डिफॉर्मिटीज़, जो ये बहुत कॉमन डिफॉर्मिटी है जिसमें बच्चों को ये डिफॉर्मिटी जाती है। द फ्लैट फुट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पीस प्लेन्स और फैलन आर्चेस। मतलब जो अपना पैर के नीचे का तलवा होता है वो उसमें आर्च नहीं होता, वो फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चों को रनिंग करने में एंड क्विक मूवमेंट करने में उनको प्रॉब्लम आती है। वो ज़्यादा तेज़ दौड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पैर में आर्च नहीं होता है, वो प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाते हैं और वो जिगजैग मूवमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो फ्लैट फुट जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो ये
बहुत बड़ी कॉमन, ये बहुत कॉमन डिफॉर्मिटीज़ है। ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ जब हम प्रॉपर तरीके से शूज़ वेयर नहीं करते हैं, हम कोई भी जूते पहन लेते हैं, हमें एक ब्रांडेड शूज़ ही यूज़ करना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैट फुट। अब हम आते हैं राउंड शोल्डर। ये मोस्टली राउंड शोल्डर, इट इज़ द postural deformities in which the shoulder are protected downwards, मतलब वो आगे की तरफ गोल घूमे रहते हैं, शोल्डर पूरा आपका आगे की तरफ गोल घूम जाता है। मोस्टली ये क्या किस में पाया जाता है? जो इंडियंस वुमेंस होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम डिफॉर्मिटीज़ देखी जाती हैं, और ये कूबड़ टाइप का निकल जाता है बैक साइड में, क्योंकि उनके शोल्डर जो है आगे की तरफ झुक जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड राउंड शोल्डर, राउंड शोल्डर होता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली लेडीज़ के अंदर पाई जाती है। फिर आता है लोरोसिस। ये डिफॉर्मिटीज़ वो डिफॉर्मिटीज़ होती है कि जिसमें जो पर्सन है उसका जो चेस्ट है वो पीछे हो जाता है, एंड हिप्स और स्पाइन जो है आगे की तरफ हो जाता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बागा एक रोल प्ले करता है, बागा का। वो जिस हिसाब से वॉकिंग करता है, जिस हिसाब से चलता है, दैट इज़ द लोरोसिस। वो लोरोसिस प्रॉब्लम उसको कही जाती है। ये क्या है? आपके बैठने उठने और चलने की प्रॉब्लम, और न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन न लेने के नाते इस तरीके की डिफॉर्मिटीज़, जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ हमारे अंदर आ जाती है, जिससे हमारे टोटल पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हम आते हैं काइफोसिस। काइफोसिस क्या है? व्हाट इज़ काइफोसिस? इट इज़ कॉज ड्यू टू एक्सेसिव जो है कर्व ऑफ द स्पाइन एट द बैक, सच एज हंस बैक। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जो पर्सन का जो स्पाइन है वो कर्व में आ जाता है, और वो बेंड हो जाता है। तो स्पाइन, चेस्ट जो है अंदर की तरफ चला जाता है, और जो है प्रॉपर जो हिप्स है वो बाहर की तरफ जाता है, तो एक कर्व आ जाता है, कूबड़ टाइप का हो जाता है, और बॉडी जो है पूरी झुक जाती है। मोस्टली दिस टाइप्स ऑफ डिजीज़ हैपनिंग टॉलर मैन, जो लंबा आदमी होता है उसके अंदर ये हो जाती है कि उसका अपर पोर्शन जो है, स्पाइन जो है बेंड हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हाइट वो झुक के चलना चालू कर देता है। मोस्टली ये आ जाती है बास्केट बॉलर्स के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो लंबे होते हैं और वो झुक के चलना चालू कर देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इस काइफोसिस। काइफोसिस जो होती है ये डिफॉर्मिटीज़ इनके अंदर आ जाती है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इनके अंदर आ जाती है। अब इसके बाद आता है आपका बो लेग। बो लेग दैट टाइप की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है जब हम जो बच्चा है उसको हम अर्ली एज में हम चलाने की कोशिश करते हैं और हम खड़ा करते हैं उसको, तो उसमें क्या हो जाता है कि उसकी जो बॉडी वेट है उसके दोनों लेग के ऊपर पड़ता है, और वो जो बॉडी वेट के नाते उसकी ग्रीन बोन होती है बॉडी के अंदर, तो वो क्या है कि नी टू इस आपके सिन बोन ये बाहर की तरफ बेंड हो जाती है, और जब वो बाहर की तरफ बेंड हो जाती है तो उसका शेप क्या है, आर्च बन जाता है उसके अंदर, और नी के अंदर गैप आ जाता है, जिससे उसको रनिंग में प्रॉब्लम आती है, उसको कोई भी चीज़ खेलने में प्रॉब्लम आती है, और जब वो खड़ा होता है तो उसका जो पोस्चर है वो बहुत ही ख़राब दिखाई देता है। तो दैट इज़ कॉल्ड बो लेग। इन बिटवीन नी एंड स्लाइटली आउटसाइड की तरफ कर्व आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड बो लेग डिफॉर्मिटीज़, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। ये अर्ली चाइल्डहुड में जब बच्चे को चलाना लोग चालू कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हम बच्चों को चलाना चालू करें। फिर आता है स्काइलोसिस। स्काइलोसिस इज़ ए दैट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज़, इसमें स्पाइन जो है एस शेप में आ जाता है, एस जैसे एस शेप में बन जाता है, एक तरफ जो है कंधा झुक जाता है,
ये बिकॉज ऑफ स्पाइन, ये जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है और हमारी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है वो एक साइड में झुक जाती है। इसको हम कहते हैं स्काइलोसिस, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं। तो ये आज आपको हमने ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ बताई। अब हम आते हैं आपको कि हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी। अगर हमारे पास ऐसी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है तो हम कैसे इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। तो उसके लिए हम विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी कैन इम्प्रूव आवर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। हम उनको एक्सरसाइज के द्वारा ही हम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को दूर कर सकते हैं। तो पहली डिफॉर्मिटीज़ है हमारी नॉक नी। देन हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर नॉक नी with the help of exercise. तो first exercise is there कि when we are sleeping, going for sleep, then we put inside both knee one pillow. हम पिलो को रख के सोएं रात भर दोनों घुटनों के बीच में, तो वो स्लाइटली धीरे धीरे उसके अंदर गैप आने लगेगा। एंड वी पुट इन बिटवीन बोथ नी वन फुटबॉल। एक फुटबॉल को ले और उसको दबाएं दोनों पैरों के घुटनों के बीच में रख के, और वी स्टार्ट जंप। हम जंप करने लगे दोनों पैरों के साथ, तो वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। देन बटरफ्लाई एक्सरसाइज, हम दोनों पैर के पाम्स को जोड़ के और उसको हम तितली जैसा अप डाउन करें पैर को, तो वो आउटसाइड में हो जाएगा, बाहर आने लगेगा, और ये स्लोली इट विल बी इम्प्रूव। वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा, हमारे पैरों के बीच में आर्च आने लगेगा। अब आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट को हम हाउ कैन वी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। फर्स्ट बेस्ट एक्सरसाइज इज फ्लैट फुट, वॉकिंग ऑन द टो और हिल। पैर के टो से या हिल से, दोनों से हम चलें। एंड वी कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स बॉल को, छोटे छोटे कंचों को हम विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, उनके थ्रू, पैर के अंगूठे और उंगलियों के थ्रू हम उनको उठाएं एंड पुट इट इनसाइड द ग्लास। आप ग्लास के अंदर डालते जाएं, तो वो हमारे जो है उसके पैर के अंदर आर्च बनना चालू हो जाता है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेज वी डेवलप फ्लैट फुट एंड नॉक-नी का आपको बताई दिया मैंने। फिर आता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर हाउ कैन वी इम्प्रूव with the help of exercise. We lie down on the floor, चेस्ट की तरफ से हम लाई डाउन हो जाएं, एंड वी अप, हम उठे, उसको हम ऊपर की तरफ उठे। तो उसमें क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सरसाइज वी इम्प्रूव आवर राउंड शोल्डर। उसके बाद हम वेट ट्रेनिंग रूम में बेंच प्रेस करें, वो बेस्ट एक्सरसाइज है, जिससे कि हमारा चेस्ट बाहर आएगा और आर्म्स शोल्डर जो है बैक साइड में होंगे। फिर डंबल्स को दोनों हाथ में लेके हम साइड स्ट्रेच करें, उससे हमारा राउंड शोल्डर जो है रिकवर होगा। फिर आता है लोरोसिस। लोरोसिस को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्रंक रोटेशन। ट्रंक रोटेशन कैसा होता है कि हम लेट जाएंगे और उसके बाद वी स्प्रेड बोथ आर्म साइडवर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ लेग वी टच अल्टरनेट पाम्स, हैंड्स पाम, हाथ के पाम को हम टच करेंगे, तो उसमें हमारा ट्रंक जो है वो रोटेट करेगा, जिससे हमारा जो लोरोसिस प्रॉब्लम है वो दूर होगा। और हम आर्च बनाएं, बॉडी के अंदर आर्च करें, सिटअप्स करें, हम सिटअप्स करें, तो उससे हमारा जो है लोरोसिस प्रॉब्लम धीरे धीरे स्लोली इट विल बी रिकवर। फिर आता है स्काइलोसिस। स्काइलोसिस में हमको सेम प्रोसेस है, हमें चेस्ट के बल लेटना है एंड अपवर्ड साइड में सेम एक्सरसाइज करना है। डंबल्स को लेके हमको साइडवर्ड दोनों हैंड को स्ट्रेच करना है, आगे को चेस्ट को करना है, जिससे चेस्ट आगे को आएगा एंड स्पाइन जो है वो अंदर की तरफ जाएगा।
तो these टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, बेंडिंग साइड बेंडिंग एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए, हमें अपवर्ड सिटअप्स करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्काइलोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है वो स्लोली रिकवर करें, वो प्रॉपर शेप में आए। देन आता है बो लेग। बो लेग में हमको क्या करना पड़ता है कि बो लेग हाउ कैन वी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ दैट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्या है कि लेग प्रेस, हमें लेग प्रेस करना चाहिए, जिससे वेट लगा के हमें लेग को प्रेस करना चाहिए। ये वेट ट्रेनिंग में होता है, जिससे हमारा लेग जो है सीधे सीधे स्ट्रेच होगा और प्रॉपर शेप में आना चालू हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या है साइडवर्ड लेग लिफ्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा लेग स्ट्रेट होगा और हम प्रॉपर तरीके से स्लोली हमारे जो नी एंड सिन बोन है वो हमारी स्ट्रेच होगी। बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से हमारा ये सही हो जाएगा। फिर आता है स्काइलोसिस। स्काइलोसिस के लिए हम साइडवर्ड बेंडिंग करेंगे, अपोजिट साइड, जिस साइड हमारा जो स्पाइन है बेंड है उसके अपोजिट साइड हम लॉन्जिंग एक्सरसाइज करेंगे एंड बेंडिंग एक्सरसाइज करेंगे। इससे हमारा स्काइलोसिस प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। दीज विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सरसाइजेज वी कैन डेवलप आवर common postural deformities. And what is postural deformities? Already I will teach you, explain you, and how can we cover that our postural deformities. With the help of these exercises we can help you postural deformity. Already I will send you that PDF file. You can show in your that PDF. You can take that help PDF help. I already send you all pictures, exercise picture and postural deformities pictures. I will send you. Thank you very much, students.